हे गाइस, दिस इज डॉक्टर सौरभ जैन। और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे। बेसिकली एक क्वेश्चन था जो बार बार बच्चे मुझसे लाइव सेशन में भी पूछ रहे थे। जो एक प्रेवलेंट क्वेश्चन है कि क्या एमबीबीएस सैचुरेट हो गया है, क्या मेडिकल फील्ड में सैचुरेशन आ रहा है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं और वो बहुत ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी लगा करके कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं। तो उनका एक सोचना था कि सर क्या इतना पैसा लगाना अभी वर्थ इट है, और व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ एमबीबीएस। देखो, ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि एक तो मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे थे, दूसरा बच्चों का जेन्युइन कंसर्न है और इस बारे में बोला जाना चाहिए। एटलीस्ट जो मेडिकल फील्ड के लोग हैं, जिनको थोड़ा सा फील्ड का एक्सपीरियंस, इनके थ्रू बोला जाना चाहिए। और फिर जब पूरी दुनिया वीडियो इस चीज़ पर बना ही रही है, जब वो लोग जिनको मेडिकल फील्ड का कोई आइडिया नहीं है, जिनका मेडिकल फील्ड से कोई लेना देना नहीं है, जब वो अपना ज्ञान इतना दे सकते हैं, तो क्यों ना हम अपनी बात प्रॉपरली रखें, वो लोग जिनको एटलीस्ट मेडिकल फील्ड थोड़ी बहुत समझ में आती है। सो सी वॉट हैपन इन पास्ट 15 ईयर्स, क्या चीज़ चेंज हुई मेडिकल फील्ड में जिस कारण से ये चीज़ें अब हमें सोचनी पड़ रही हैं। देखो, पहले जब लोग एमबीबीएस पास आउट करते थे, आज से 30 साल पहले, 40 साल पहले की मैं बात बता रहा हूँ, हमारे देश का डेमोग्राफिक और हमारे देश का डायनेमिक्स कंप्लीटली डिफरेंट था। हमारे देश में शहरों में तो डॉक्टर थे, लेकिन हमारे पास गाँव में डॉक्टर नहीं थे। तो कोई भी बच्चा जब एमबीबीएस पास आउट होकर आता था, तो उसके दिमाग में एक मेंटल पिक्चर होती थी, एक इमेज होती थी कि अगर मैं शहर में सेटल नहीं भी हो पाया, तो भी मेरे पास हरदम ये ऑप्शन है कि गाँव में मेरे पास एक नौकरी रहेगी, एक पीएचसी सीएचसी पे मेरे पास एक जॉब रहेगी। तो जॉब सिक्योरिटी उस समय इतना सोचना नहीं पड़ता था, क्योंकि जॉब इजीली अवेलेबल थी और जॉब इजीली मिल जाती थी। फिर जब गांव में भी नौकरियां लोग नहीं करने के लिए तैयार हुए, तो धीरे धीरे करके हमारे गवर्नमेंट ने बॉन्ड इंट्रोड्यूस किए। बॉन्ड के थ्रू लोग गांव में जाने लगे और लोग जॉब करने लगे। लेकिन अब धीरे धीरे करके, चूंकि नंबर ऑफ एमबीबीएस सीट्स पिछले कुछ सालों में बहुत तेजी से इंक्रीज हुई हैं, इस और चूंकि हर शहर में और हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर धीरे धीरे करके हम मेडिकल कॉलेज खोलने लगे हैं, एंड नंबर ऑफ मेडिकल सीट्स भी बहुत तेजी से बढ़ाई गई हैं उन कॉलेजेस में जहां पर ऑलरेडी एमबीबीएस सीट्स थी। मतलब जहां पर पहले 150 सीट थी, अब वहां पर 250 सीट हो गई है। तो इस कारण से क्या हो रहा है कि ह्यूज क्वांटिटी ऑफ डॉक्टर्स अब हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, और खास करके ऐसे शहरों में जहां पर पहले डॉक्टरों की बहुत कमी थी। मतलब डिस्ट्रिक्ट लेवल पर चूंकि हम मेडिकल कॉलेज प्रोड्यूस हैं हमारे पास, तो बहुत सारे लोग या तो पास आउट होकर वहीं सेटल होना पसंद कर लेते हैं। ऊपर से जब मेडिकल कॉलेज खोला जाता है, तो वहां पर बहुत सारे डॉक्टर्स जाते हैं और सेटल्ड होते हैं, क्योंकि किसी मेडिकल कॉलेज में जॉब करने के लिए आपको उसी शहर में ही रहना होगा। सो कंसिडरिंग दोज थिंग्स, एंड ऑल्सो जो आसपास के गांव होते हैं, वो सारे गांव के लोग उस शहर में आने लगे हैं अब ट्रीटमेंट करने के लिए, उनको दूर दराज के शहरों में नहीं जाना पड़ता। सो कंसीडरिंग दोज थिंग्स, अब धीरे धीरे करके हमको दिखने लगा कि हर शहर में भी हमको हाईली स्पेशलाइज्ड डॉक्टर्स देखने मिलने लगे हैं, एंड दैट इज़ वाई इट स्टार्टेड फीलिंग लाइक कि अब एमबीबीएस धीरे धीरे करके सेचुरेट हो रहा है। क्योंकि एमबीबीएस लेवल पर जब आप पास आउट होते हो, तब आपको जॉब की कमी फेस करनी पड़ती है। ये एक ग्रिम रियलिटी है, एंड आई विल टॉक अबाउट कि व्हाट यू कैन डू अबाउट दिस। जो पिछले रास्ते बंद हुए हैं, वो रास्ते बंद हुए हैं, तो नए रास्ते कुछ खुले भी हैं। आप कैसे उस चीज़ को अप्रोच कर सकते हो, और अगर आप मेडिकल फील्ड में आज एंटर हो रहे हैं, तो आपकी थिंकिंग क्या होनी चाहिए, एंड किस तरह से आप इन चीज़ों को ओवरकम कर सकते हैं। सो सी जी, गवर्नमेंट ने फिर अनाउंस किया कि नंबर ऑफ एमबीबीएस सीट्स और ज़्यादा बढ़ाई जाएंगी। 75,000 सीट्स नेक्स्ट 5 ईयर्स में ऐड करने का है। तो मुझे लगता है कि जैसे जैसे गवर्नमेंट सीट्स बढ़ती जाएंगी, धीरे धीरे करके प्राइवेट कॉलेजेस की सीट्स कम होती जाएंगी। क्योंकि देखो, एक बट ऑब्वियस सी बात है कि जब लोगों को गवर्नमेंट सीट मिल रही होगी, तो वो प्राइवेट कॉलेज में जाना प्रेफर क्यों करेंगे? इतनी हाई फीस देना कोई प्रेफर क्यों करेगा? और पिछले साल 22 लाख लोगों ने एग्जाम दिया था, इस बार भी 20 या 22 लाख लोगों ने ही पेपर दिया। तो धीरे धीरे करके हमारे पास नंबर ऑफ जो कैंडिडेट्स जो अपियर हो रहे हैं एग्जाम में, वो बढ़ नहीं रहे हैं, वो कांस्टेंट है या धीरे धीरे करके कम होते जाएंगे। सो आई थिंक कि जैसे जैसे गवर्नमेंट सीट बढ़ाएगी, प्राइवेट कॉलेजेस जो होंगे उनकी सीट्स या तो खाली जाना शुरू हो जाएंगी, या वो भरेंगी नहीं, क्योंकि लोग इतना महंगा पैसा दे करके क्यों गवर्नमेंट कॉलेज छोड़ करके प्राइवेट कॉलेज में जाना पसंद करेंगे। सो आई थिंक कि दैट विल कंपनसेट दैट पार्ट। बट लेट्स टॉक अबाउट कि व्हाट हैपन व्हेन यू पास आउट। एमबीबीएस होने करने के बाद होता क्या है? तो देखो, एमबीबीएस करने के बाद आपके पास 2 या 3 ऑप्शंस ही अवेलेबल होते हैं। या तो आप पीजी करने के लिए जाते हो, या आप गवर्नमेंट में जॉब करने के लिए जाते हो, या प्राइवेट में जॉब करने के लिए जाते हो। ये 3 ही ऑप्शंस आप यूजुअली प्रेफर करते हो। जिन लोगों ने कुछ और सोच रखा होता है अपनी लाइफ के लिए, जिनका यूपीएससी का टारगेट होता है, जिनका एमबीए करने का टारगेट होता है, या जिन्होंने एंटरप्रेन्योरशिप अपना डिसाइड किया होता है, या कुछ और सोच रखा होता है, वो अपना पहले से रास्ता दूसरा चूज कर लेते हैं। लेकिन मोस्टली अगर आप मेडिकल फील्ड की बात करते हैं, तो या तो आप पीजी करने के लिए जाते हैं, जो कि दी बेस्ट ऑप्शन माना जाता था, और आज भी मैं मान के चलता हूँ कि पीजी इज़ द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू। बिकॉज उसमें आप थोड़ी सी मेहनत करके आपकी आगे की लाइफ की पूरी डायरेक्शन चेंज हो जाती है। आप 3 साल और एजुकेशन लेने के बाद आपकी जो जॉब प्रोफाइल होती है, जो आपके पास जॉब अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, वो बहुत डिफरेंट टाइप की होती है और बहुत अच्छी होती हैं। सो पीजी इज़ वन ऑफ द ऑप्शन। इसके अलावा जिन लोगों को लगता है कि या तो उनको पीजी करनी नहीं है,
या उनका पीजी करने में मन नहीं है, या उनसे पीजी का एग्जाम निकलेगा नहीं, या फिर वो लोग जो सोच रहे हैं कि उनको बहुत ही हाई फाई ब्रांच चाहिए कि रेडियो ड्रामा ही लेंगे तो ही पीजी करेंगे और उससे छोटी ब्रांच पर सेटल नहीं करेंगे, तो वो या तो ड्रॉप लेते हैं, ड्रॉप लेते रहते हैं जब तक उनको उनके मन की ब्रांच ना मिल जाए। या फिर कुछ लोग होते हैं जिनकी फैमिली कंडीशंस उतना सपोर्ट नहीं करती, या दे जस्ट बिकॉज ऑफ एनी रीजन दे डोंट वांट टू डू पीजी, तो या तो वो गवर्नमेंट का यूपीएससी सीएमएस के लिए टारगेट करते हैं, या स्टेट पीसीएस के लिए टारगेट करते हैं, किसी सीएचसी पीएचसी के लिए टारगेट करते हैं, और अल्टीमेटली कहीं ना कहीं जॉब उनको मिल जाती है गवर्नमेंट सेक्टर में। या फिर तीसरा एक चीज़ होती है प्राइवेट जॉब। अब प्राइवेट जॉब में भी आपके पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो आप प्राइवेट मेडिकल कॉलेज ज्वाइन कर सकते हो, या फिर आप प्राइवेट कोई हॉस्पिटल ज्वाइन कर सकते हो। प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में पे आपको बहुत कम मिलेगी, ठीक है, और जो अप्रॉक्सीमेटली 40 से 50 हज़ार के आसपास का मुझे अभी का आइडिया है कि इससे ज़्यादा आपको पे नहीं मिलेगी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में। और वहाँ पर काम भले ही बहुत ज़्यादा ना हो, लेकिन इट्स नॉट ए वेरी सेटिस्फाइंग जॉब, बिकॉज आप जब देखते हो कि आपसे कम टैलेंटेड लोग या आप के ही जितने टैलेंटेड लोग पीजी करने के बाद अच्छे पोजीशन पर काम कर रहे हैं, तो आपका भी मन करता है कि क्यों ना मैं भी पीजी कर लूँ। ओके, अगर आप प्राइवेट हॉस्पिटल में जॉब करने के लिए जाते हैं तो अगेन देयर इज स्केर्सिटी ऑफ जॉब्स, बिकॉज बहुत सारे लोग जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, चाहे बहुत बड़े बड़े चेन्स की हम बात क्यों ना करें, वहाँ पर बहुत सारे डॉक्टर्स ऑलरेडी होते हैं, एंड एमबीबीएस के लेवल पर जब आप जाते हो तो आप कुछ बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं प्रोवाइड कर रहे होते हो पेशेंट केयर में इन ए प्राइवेट हॉस्पिटल। एंड जो छोटे छोटे जो काम होते हैं, कुछ ऐसे काम होते हैं जो एमबीबीएस लेवल के होते हैं, उसको करने के लिए उनके पास ऑलरेडी बहुत सारे डॉक्टर्स होते हैं। सो द थिंग इज कि दैट अंटिल एंड अनलेस इफ यू आर वर्किंग इन ए मेडिकल फील्ड, अंटिल अनलेस यू आर स्पेशलाइज्ड इन समथिंग, या तो आपने पीजी के थ्रू किया हुआ हो, या फिर आपने किसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में रह करके 2-4 साल ट्रेनिंग ना ली हो किसी पर्टिकुलर चीज़ की, अंटिल अनलेस आप कुछ बहुत प्रॉपर कंट्रीब्यूट ना कर रहे हो किसी प्राइवेट हॉस्पिटल को, प्राइवेट हॉस्पिटल वाले आपको अच्छा पे नहीं करेंगे। सो ये तो बात हुई प्रॉब्लम्स की कि हम अभी प्रॉब्लम क्या फेस कर रहे हैं। सी, एज ए कंट्री वी आर कंटिन्यूसली चेंजिंग। पहले हमारे डेमोग्राफिक्स जो पहले हमारी प्रॉब्लम थी वो ये थी कि हमारे पास डॉक्टर्स इतने कम थे कि हमको गांव-गांव तक डॉक्टर पहुंचाने में और लोगों को बेसिक मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड करना भी प्रॉब्लम हो रही थी। अब हमारा देश धीरे धीरे करके डेवलप कर रहा है। सो नाउ वी आर गोइंग फ्रॉम क्वांटिटी टू एक्चुअली क्वालिटी। सो मेडिकल फील्ड एज 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 ए होल फील्ड खराब नहीं हुई है, बट अगर अब आप मेडिकल फील्ड के अंदर एंटर होते हैं तो आपका गोल लॉन्ग टर्म का होना चाहिए। अगर आप सोचते हैं कि आप एमबीबीएस करके रुक जाएंगे या एमबीबीएस करने से आपका काम चल जाएगा, तो नहीं चलेगा। अगर आपको मेडिकल फील्ड में एज ए डॉक्टर कंटिन्यू करना है तो आपके पास स्पेशलाइज्ड नॉलेज होना चाहिए, आपको उस पर्टिकुलर फील्ड का नॉलेज अच्छा खासा होना चाहिए, क्योंकि दुनिया स्पेशलिटी की तरफ बढ़ रही है। लोग अब स्पेसिफिक ट्रीटमेंट चाहते हैं, जनरल ट्रीटमेंट कोई नहीं चाहता। इसलिए आपको एमबीबीएस अगर आप एंटर कर रहे हो तो आपको अपना लॉन्ग टर्म प्लान लेके चलना पड़ेगा। लॉन्ग टर्म प्लान में एक चीज़ हो सकती है पीजी, जिसके बारे में हम बात करेंगे। इसके अलावा और क्या क्या आप कर सकते हो और कैसे इस प्रॉब्लम को ओवरकम किया जाए। देखो, आई डोंट केयर अबाउट पूरी दुनिया का क्या हो रहा है, लेकिन आप अगर मेरे से कनेक्टेड हो या वो लोग जो मेहनत करने के लिए तैयार है, मैं उनके लिए ये बातें शेयर कर रहा हूँ कि ताकि आप अपना एटलीस्ट फ्यूचर सिक्योर कर सको और फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे ऑफ एमबीबीएस आप अपने लाइफ इस तरह से सेट कर सको कि जिस दिन आप एमबीबीएस पास आउट करो तब तक आप सिर्फ एक अपना क्या कहते हैं डिग्री ना ले रहे हो, आप एक अपना कैरियर के लिए आगे के बहुत सारे रास्ते खोल चुके हो जो आपको आगे चल के बहुत हेल्प करेगा। सो लेट्स स्टार्ट। देखो सॉल्यूशन, सबसे पहली चीज़, दुनिया बहुत बदल चुकी है। पिछले 50 साल में जिस तरह से मेडिकल फील्ड हमारे देश में काम करती थी वो चीज़ें अब बहुत चेंज हो चुकी हैं। सबसे बड़ी चीज़ जो पिछले 15-20 साल में हमारे देश में चेंज हुई है वो है इंटरनेट। पहले इंटरनेट उतना अवेलेबल नहीं था और लोग इतना अवेयर नहीं थे। अब आपके इंटरनेट होने के कारण होता यह है कि बहुत सारे लोग जो नॉलेज लेना होता है वो सारा इंटरनेट से ले चुके होते हैं और उनको स्पेसिफिकली पता होता है कि किस डॉक्टर को दिखाना है, और वो इन्फ्लुएंस भी बहुत जल्दी उस चीज़ से होते हैं। दूसरा, पिछले 2 साल पहले जब से एआई आया है तो बहुत सारे लोग तो अब सीधे एआई पर डाल करके अपने सिम्टम्स डाल करके एक अप्रॉक्सीमेट आइडिया लगा लेते हैं कि उनको किस डॉक्टर के पास जाना है, उनको किस चीज़ की बेसिकली रिक्वायरमेंट। एक्चुअली एआई अब इतना अच्छा हो चुका है कि उसमें अपने सारे रिपोर्ट्स डाल करके आप डायग्नोसिस बना सकते हो कि बेसिकली आपको क्या प्रॉब्लम होगी। ऑल्दो इस चीज़ को मैं प्रेफर नहीं करूँगा, लेकिन फिर भी लोग अगर नॉलेज को सिंप्लीफाई करने की बात करते हैं तो एआई के थ्रू बहुत सारी चीज़ें अब चेंज हो चुकी हैं। सो व्हाट इज़ हैपनिंग इज़ दैट जैसे पिछले 50 साल में लोगों के पास एरियाज बढ़ते जा रहे हैं, लोग इजीली नॉलेज गेन कर पा रहे हैं, वो एक स्पेशलाइज्ड डॉक्टर के पास जाने की कोशिश करते हैं। इन द सेम वे हमारी मेडिकल फील्ड में जैसे पहले लोग प्रैक्टिस अपनी जमाते थे, तो पहले होता क्या था कि पहले एक डॉक्टर है किसी जगह अपनी क्लिनिक डालेगा, बैठेगा, फिर वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी के थ्रू लोग उसके पास आने शुरू होंगे। अब लोगों ने उस चीज़ को बाईपास कर दिया है। अब आपकी वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी तो होती ही होती है, लेकिन यंग जनरेशन जितने यंग डॉक्टर्स आ रहे हैं और खास करके ओल्ड डॉक्टर्स भी धीरे धीरे समझने लगे हैं कि यू हैव टू टेक यूज ऑफ इंटरनेट टू मेक योर सेल्फ फेमस एंड टू रीच टू पेशेंट्स।
सो अब क्या करने लगे हैं लोग, अब अपनी प्रैक्टिस जमाने के लिए लोग फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे, इवन फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे ऑफ एमबीबीएस या फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे ऑफ एमडी या बाद में, वो धीरे धीरे करके इंटरनेट के थ्रू, इंस्टाग्राम के थ्रू, फेसबुक के थ्रू, लिंक्डइन के थ्रू धीरे धीरे करके पहले से ही अपना नेटवर्क इतना बना लेते हैं कि जिस दिन वो मार्केट में उतरते हैं, जिस दिन वो अपनी प्रैक्टिस जमाना शुरू करते हैं, बहुत सारे लोग उनको ऑलरेडी जानते हैं, उनके पास एक लॉयल बेस ऑफ कस्टमर ऑलरेडी होता है, लॉयल बेस ऑफ पेशेंट ऑलरेडी होता है, जिसकी उन्होंने पहले ही इतना नॉलेज प्रोवाइड करके अपने ऊपर एक ट्रस्टेबिलिटी बना ली होती है कि जब वो प्रैक्टिस करने बैठते हैं तो स्टार्टिंग से उनको प्रॉब्लम नहीं आती, बहुत सारे लोग उनको ऑलरेडी उन पर ट्रस्ट करते हैं और उनके पास आना पसंद करते हैं। सो द फर्स्ट थिंग दैट यू हैव टू डू फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे ऑफ मेडिकल कॉलेज, यू हैव टू कम ऑनलाइन। आपको सबसे पहले बहुत सारे डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं जिनका अलग अलग फंक्शन है, तो डिपेंड करता है कि आपको कौन सा प्लेटफॉर्म सूट कर रहा है। आप लिंक्डइन पर आ सकते हो। लिंक्डइन एक ऐसा जगह है जहाँ पर आप डिफरेंट लोगों से कम्युनिकेट कर सकते हो जो आपके ही फील्ड के हैं। जो आप लिंक्डइन पे एक प्रोफाइल बनाते हो, जब आप लिंक्डइन पे एक्टिव होते हो, लिंक्डइन पे बेसिकली आप पोस्ट करते हो कि आप आपकी फील्ड में क्या कर रहे हो। अगर आपने किसी रिसर्च प्रोजेक्ट में पार्टिसिपेट किया, आपने किसी डिबेट में पार्टिसिपेट किया, आपने मेडिकल फील्ड की किसी भी चीज़ में पार्टिसिपेट किया, उस चीज़ को आप लिंक्डइन पर डाल सकते हो। वहाँ पर आपको आपके लाइक माइंडेड पीपल और जितने भी देश के बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं, जितने भी देश के बड़े बड़े कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स हैं और जितनी भी देश की बड़ी बड़ी फैकल्टीज़ हैं, वो सारे लोग लिंक्डइन पर अवेलेबल हैं। उनसे आप कनेक्ट कर सकते हो। वो आपका कंट्रीब्यूशन जो है फील्ड में उसको देखते हैं, आप क्या कर रहे हो डे टू डे लाइफ में, वो ये चीज़ देखते हैं। और उससे होता यह है कि आप उन लोगों से डायरेक्टली कम्युनिकेट कर सकते हो। तो कल को जब आप जॉब ढूंढने निकलोगे, अगर आपने अपना प्रोफाइल प्रॉपरली अगले 5 से 6 साल प्रॉपरली मेहनत करी हुई है, अगर आपने अपना नाम एक अच्छा बनाया हुआ है, तो जिस दिन आप जॉब ढूंढने निकलोगे, आपके पास इतने नेटवर्क होंगे, इतने सारे लोग आपके कॉन्टैक्ट में होंगे कि आपको जॉब ढूंढने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि उन्होंने बहुत पहले स्टार्टिंग से ही आपको फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे ऑफ एमबीबीएस देखा है कि पिछले 6 सालों में आपने क्या किया है। तो दिस इज़ द फर्स्ट थिंग दैट यू शुड डू, बिकॉज लिंक्डइन के थ्रू आपको बहुत सारे नेटवर्क मिल जाता है और बहुत सारे ऐसे लोग मिल जाते हैं जो लाइक माइंडेड हैं, जो अगर आप जॉब ढूंढ रहे हो तो वो लोग ऐसे हैं जो जॉब प्रोवाइड कर रहे हैं। सो आप उनसे डायरेक्टली कम्युनिकेट कर सकते हो। इट विल हेल्प यू ए लॉट इन ग्रोइंग एंड इन नेटवर्किंग एंड कल को कोलैबोरेशन करने में, अगर आपको कुछ किसी के साथ मिल करके कुछ करना है तो उस चीज़ में आपको बहुत हेल्प मिलेगी। सेकंड जो प्लेटफॉर्म है जिसको आप यूज़ कर सकते हो, फेसबुक। आप यूज़ कर सकते हो फेसबुक के थ्रू भी एग्जैक्टली आप लोगों से इंटरेक्ट कर सकते हो, कम्युनिकेट कर सकते हो। एक ऐसे ग्रुप्स ज्वाइन कर सकते हो जहाँ पर आपके लाइक माइंडेड पीपल हों, या वो लोग हों जो आपसे ज़्यादा सक्सेसफुल हैं, जो आपकी ही फील्ड में आगे हैं, क्योंकि कल को यही लोग आपको कहीं ना कहीं हेल्प करेंगे किसी मुसीबत से बाहर निकालने में या गाइड करने में। आप इसके अलावा यूट्यूब पर आ सकते हो। यूट्यूब इज़ ए कम्प्लीटली डिफरेंट प्लेटफॉर्म जहाँ पर आप पेशेंट्स को, जो भी आपने अपने मेडिकल फील्ड में आप सीख रहे हो, या तो आप स्टूडेंट्स से इंटरेक्ट कर सकते हो, अगर आपका पढ़ाने का मन है तो आप टीचिंग पे जा सकते हो, आप अनअकैडमी ज्वाइन कर सकते हो, या ऐसा कोई भी प्लेटफॉर्म आप ज्वाइन कर सकते हो जहाँ पर आप पढ़ा सको। या फिर अगर आपको मेडिकल फील्ड में ही कंटिन्यू करने का मन है, आपको मेडिकल फील्ड से रिलेटेड कुछ करना है, तो जो भी आप नॉलेज गेन कर रहे हैं डे टू डे, वो आप लोगों को इन जनरल, जो भी हमारा लीगली अलाउड हो, उस तरह से आप लोगों को गाइड कर सकते हैं, बता सकते हैं। या आप एक ब्लॉग बना करके डेली आप क्या कर रहे हो कॉलेज में, वो आप लोगों से इंटरेक्ट कर सकते हैं। एनी हाउ यू हैव टू शो योर प्रेजेंस ऑनलाइन। सो यूट्यूब इज़ वन ऑफ द मेथड दैट यू कैन यूज़। उसमें आप क्या करना चाहते हो, किस तरह से इंटरेक्ट करना चाहते हो, वो आप पे डिपेंड करता है, आप कौन सा प्लेटफॉर्म यूज़ करना चाहते हो। यू कैन गो ऑन क्योरा, यू कैन पोस्ट, वहाँ पे लोग क्वेश्चंस पोस्ट करते हैं, उनके आप आंसर्स दे सकते हो, वहाँ पर आप एक लॉयल अपनी फॉलोइंग बना सकते हो। आप ट्विटर पर जा सकते हो, ट्विटर पर आप अपनी एक लॉयल फॉलोइंग बना सकते हो। आप देखोगे बहुत सारे डॉक्टर्स जो हैं वो ट्विटर पर हैं और जिनको बहुत बड़े बड़े लोग फॉलो करते हैं। जैसे मेरा एक दोस्त है, वो ही हैज़ डन हिज एमडी फ्रॉम एम्स, और उसका ट्विटर पर एक बहुत लॉयल और बहुत बड़ी फॉलोइंग है, और उसको बहुत बड़े बड़े लोग, शायद आई थिंक दुबई से कुछ लोग जो हैं, जो वहाँ का क्राउन प्रिंस है, वो तक लोग उसको फॉलो करते हैं, बहुत सारे मिनिस्टर्स उसको फॉलो करते हैं, क्योंकि वो एआई के बारे में कुछ ना कुछ पोस्ट करता रहता है और अच्छी चीज़ें पोस्ट करता है। तो ही इज़ इन रिसर्च एंड ही इज़ पोस्टिंग दैट कंटिन्यूसली। बहुत सारे मिनिस्टर्स उसको फॉलो करते हैं क्योंकि वो एआई के बारे में कुछ ना कुछ पोस्ट करता रहता है और अच्छी चीज़ें पोस्ट करता है। तो ही इज़ इन रिसर्च एंड ही इज़ पोस्टिंग दैट कंटिन्यूसली। बहुत सारे लोग जो देश के हैं उसको फॉलो करते हैं। तो जब कभी भी वो कोई बात बोलता है, लोग बहुत गौर से सुनते हैं, क्योंकि उसने बहुत लंबे टाइम तक ना सिर्फ फील्ड में काम किया है, बल्कि अपनी जो भी उसने जो अचीव किया उस चीज़ को उसने पोस्ट भी किया, तो लोग उस पर बहुत ट्रस्ट करते हैं। तो ऐसे लोग जब कल को नौकरी ढूंढने निकलते हैं या कहीं पर भी निकलते हैं, किसी जॉब को लेने निकलते हैं, तो इतने सारे लोग उनको ऑलरेडी जानते हैं कि उनको किसी भी जगह पर जॉब ढूंढने में कभी प्रॉब्लम नहीं आती। इसके अलावा आप अब जो प्लेटफॉर्म है, आपका स्नैपचैट आप यूज़ कर सकते हैं, या आप इंस्टाग्राम यूज़ कर सकते हैं। सो आपको इन प्लेटफॉर्म्स के बारे में ना सिर्फ पढ़ना होगा, बल्कि आपको ये देखना होगा कि जो आपकी लाइफ का लॉन्ग टर्म गोल है, जो आप करना चाहते हो फील्ड में, उसमें कौन सा प्लेटफॉर्म द बेस्ट सूट कर रहा है, और उस हिसाब से आप
अपनी ऑनलाइन प्रेजेंस बना सकते हो, बट इट इज़ मैंडेटरी दैट यू शुड स्टार्ट बिल्डिंग अ नेटवर्क ऑफ पीपल एंड योर ओन पर्टिकुलर रेपुटेशन एंड योर ओन प्रैक्टिस फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे ऑफ एमबीबीएस। आपको खुलना पड़ेगा, आपको दुनिया में बाहर निकल करके आना पड़ेगा। आप ये नहीं सोच सकते कि मैं सिर्फ पढ़ाई करूंगा और मेरा काम चल जाएगा। पढ़ाई एक पार्ट ऑफ लाइफ है, लेकिन आपको अपनी नेटवर्किंग भी करनी होगी। ये चीज़ आपको लॉन्ग टर्म में बहुत काम में आएगी। सो ये हुआ एक मेथड। इसके अलावा आप क्या कर सकते हो? सी, आपको फ्रॉम द वेरी फर्स्ट ईयर, फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर में ये डिसाइड कर लेना है कि आपको इंडिया में रहना है या इंडिया से बाहर जाना है। आपका यूएस एमएलई करने का मन है, प्लैप करने का मन है, यूएई जाने का मन है, जो भी आपका करने का मन है, जो भी एग्जाम आपको देने का मन है, वो आपको सेकेंड ईयर तक में डिसाइड कर लेना है कि ओके मुझे इंडिया में रहना है या इंडिया से बाहर जाना है, क्योंकि सारे एग्जाम्स की प्रिपरेशन अलग अलग होती है। ठीक है, नेक्स्ट कब इंप्लीमेंट होता है नहीं होता है, कब होगा वो तब की तब देखी जाएगी। लेकिन अगर आपको इंडिया में रहना है तो आपको नीट पीजी के लिए फ्रॉम द सेकेंड ईयर आपको ये पता हो जाना चाहिए कि मुझे इंडिया में ही रहना है और मुझे नीट पीजी का एग्जाम देना है। अगर फर्स्ट सेकंड ईयर तक आते आते आपको लगता है कि आगे आपको मेडिकल फील्ड में कंटिन्यू नहीं करना है, आपको लगता है कि नहीं मुझे यूपीएससी में जाना है, मुझे आईएएस बनना है, या मुझे किसी टॉप मैनेजमेंट को, मेरा बिजनेस में इंटरेस्ट है, मुझे टॉप मैनेजमेंट कॉलेज से आईआईएम करना है, या फिर कोई भी और आपके अंदर अगर इच्छा है, तो वो आपको फर्स्ट सेकंड ईयर तक डिसाइड कर लेना है। आपको पता हो जाए मोटा मोटा कि आपको किस पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाना है। वो आपका टाइम बचा लेगा, क्योंकि थर्ड फाइनल और फाइनल ईयर में आप उस पर्टिकुलर चीज़ के पीछे और उसको तेजी से परस्यू करोगे, उसकी आप प्रैक्टिस करोगे। ओके, या तो आप नीट की तैयारी करोगे या यूएसएमएलई करोगे, वॉट एवर यू वांट टू डू, बट आपके पास सेकंड ईयर तक एटलीस्ट एक दिमाग में आइडिया आ जाए कि मुझे ये करने का मन है, ताकि आप उस काम को करना शुरू कर दो। हो सकता है कि जब आप तैयारी करना शुरू करो उस पर्टिकुलर चीज़ की, जिस भी एग्जाम की, आपको बाद में जाकर के भी आपका मन चेंज हो, लेकिन एटलीस्ट सेकंड ईयर तक आपके पास एक मोटा मोटा आइडिया आ जाना चाहिए कि लाइफ में आगे आपका क्या करने का मन है। जब आप कॉलेज में हो, अब अगली सलाह, जब आप कॉलेज में हो, जब कॉलेज में आप एमबीबीएस कर रहे हो, उस टाइम पर आप अगर मेडिकल फील्ड में कंटिन्यू करना चाहते हैं तो किसी न किसी रिसर्च में पार्टिसिपेट करिए। जितने ज़्यादा पेपर्स आप लिख पाओ कॉलेज में रहते रहते, जितना भले छोटा मोटा पेपर हो, कैसा भी हो, छोटा सा केस स्टडी हो, कुछ भी हो, लेकिन अगर आप एचओडीज वगैरह से कॉन्टैक्ट करके, आपके कॉलेज की जो फैकल्टी है उनसे कॉन्टैक्ट करके, आप एसआर्स से कॉन्टैक्ट करके, जो बाकी पीजी आपके सीनियर्स हैं उनसे कॉन्टैक्ट करके किसी न किसी प्रोजेक्ट का या तो पार्ट बन जाओ, या आप किसी न किसी पेपर को पब्लिश करने में अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दो, और इस चीज़ को आप लिंक्डइन पर शेयर करो, ताकि लोगों को पता हो कि आप आपके फील्ड में रिसर्च कर रहे हो, आपने कुछ कंट्रीब्यूट किया है फील्ड को। ओके, इसके अलावा आपको अभी नेक्स्ट माई सजेशन इस कि जितना, चूंकि एआई अभी नया नया आया है और एआई बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है, आई वुड सजेस्ट कि कम से कम 2 से 3 कोर्सेज एआई के करो, चाहे ऑफलाइन करो या ऑनलाइन करो। लेकिन आप एआई क्या है, एआई कैसे वर्क करता है और एआई किस तरह से डेवलप हो रहा है, खास करके मेडिकल फील्ड में, यह आपके लिए समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इन फ्यूचर आपको एआई से बहुत हेल्प मिलने वाली है। अगला सजेशन जो मैं आपको दूंगा, इफ़ पॉसिबल, अगर आप कोई बुक को ऑथर कर पाओ। देखो, बुक लिखने का मतलब ये नहीं होता है कि आपकी बुक बहुत ज़्यादा बिकेगी या लोग पढ़ेंगे, लेकिन बुक लिखने का मतलब ये होता है कि आपने उस सब्जेक्ट पर बहुत इंटेंसली मेहनत करी है। अगर पॉसिबल हो पाए तो फर्स्ट से लेकर फाइनल ईयर तक जो भी सब्जेक्ट आपको जो भी पसंद आए, उस सब्जेक्ट पर अगर आप एक कोई बुक लिख सकते हो, अगर आप खुद अकेले नहीं लिख पा रहे तो किसी के साथ मिल करके आप को ऑथर कर सकते हो उस बुक को। आजकल एआई की हेल्प से बहुत ईजी हो गया है बुक लिखना। अगर आप कोई भी एक बुक लिख पा रहे हो जिससे आपका नाम कम से कम आप दिखा सको कि हाँ देखो, मुझे इस फील्ड का नॉलेज था, इस सब्जेक्ट का नॉलेज था, मैंने इस पर एक बुक लिखी हुई है, भले ही वो बुक बिल्कुल ना बिके, भले आपने अमेजोन पर डाल के उसको छोड़ दिया, उसकी एक सिंगल कॉपी भी ना बिके, लेकिन अगर आप इतना कर सकते हो तो डेफिनेटली इट विल हेल्प यू। भले आपने अमेजोन पर डाल के उसको छोड़ दिया, उसकी एक सिंगल कॉपी भी ना बिके, लेकिन अगर आप इतना कर सकते हो तो डेफिनेटली इट विल हेल्प यू अलॉट इन अपकमिंग फ्यूचर। थोड़ा आपको मेहनत करनी पड़ेगी, बट इट्स ऑल अबाउट योर हार्ड वर्क। अगर आप मेडिकल फील्ड में हो और आपको कंटिन्यू करना है तो आपको इतना सेक्रीफाइस तो अपने लिए करना ही होगा। ओके, फिर कुछ लोग होंगे जिनका मन होगा कि नहीं मुझे हो सकता है आगे चल के मैं पीजी ना करूँ, लेकिन मुझे प्रैक्टिस करने का मन है। देन आई वुड सजेस्ट कि स्टार्टिंग से ही आप जो आपके लोकल अवेलेबल डॉक्टर्स हैं या आपके हॉस्पिटल में जो आपके प्रोफेसर्स हैं उनके साथ आप ओपीडी में बैठना शुरू करिए। धीरे धीरे करके आप अपने आप को उस तरह से ढालो, आप कोशिश करो पेशेंट से इंटरेक्शन करना शुरू करो, ताकि फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग आपको पता हो कि एक्चुअली प्रैक्टिस चलाई कैसे जाती है। क्योंकि अगर आप पीजी नहीं करने का सोच रहे हो या आपको लगता है कि आप पीजी नहीं निकाल पाओगे, तो एटलीस्ट आपके दिमाग में ये जो पर्टिकुलर स्किल्स हैं जो लोग प्रैक्टिस करने जब बैठते हैं, जो एक्वायर करते हैं, वो तो कम से कम एटलीस्ट आप स्टार्टिंग से ले पाओ। फिर वन ऑफ द थिंग जो मैंने सबसे ज़्यादा लैकिंग देखा है जब एमबीबीएस करके लोग पास आउट होते हैं, उनको बिजनेस के बारे में कोई आइडिया नहीं, कैसे एक हॉस्पिटल खोला जाता है, कैसे हॉस्पिटल शुरू होता है, कैसे प्रैक्टिस जमाई जाती है, कौन कौन से लाइसेंसेस की रिक्वायरमेंट होती है, गवर्नमेंट के रूल्स रेगुलेशंस नियम क्या बोलते हैं, और एक्चुअली हाउ मनी वर्क्स इन मेडिकल फील्ड दे डोंट अंडरस्टैंड। आई वुड सजेस्ट कि कुछ बुक्स
और कुछ फाइनेंशियल नॉलेज आप पहले से एमबीबीएस के टाइम पर लेकर के चलो। बेसिक फाइनेंशियल नॉलेज आपको होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आपको लाइफ टाइम काम में आएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट आई एम सजेस्टिंग वन बुक, द बुक इज ई मिथ फिजिशियन। ओके, आप गूगल पर सर्च करोगे आपको मिल जाएगी। उसमें बेसिकली उस किताब में उसने डिटेल में ये बताया है कि एक डॉक्टर बेसिक से अपनी प्रैक्टिस कैसे जमा सकता है ताकि विथ टाइम उसकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी चलने लगे। सो आई वुड सजेस्ट कि वो बुक अगर आप पढ़ सकते हो तो पढ़ना ज़रूर। और इसके अलावा फाइनेंसेस के कुछ बेसिक बुक्स जो आपको आगे चल के हेल्प कर सकें, उनके कोर्सेज हो या बुक्स हो, वो ज़रूर पढ़िए। क्योंकि इन्वेस्टमेंट कैसे किया जाता है, इन्वेस्टमेंट कैसे लाया जाता है, कैसे एक हॉस्पिटल सेटअप बनाया जाता है, ये सीखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आपको लगता है कि आपको फ्यूचर इनसिक्योर है, आप कल को पीजी नहीं कर पाओगे। क्योंकि अगर आपका एक साइड कोई लैकिंग पड़ रहा है तो कम से कम दूसरा साइड तो आपका स्ट्रांग हो। ओके, एंड जितना ज़्यादा आप पोस्टिंग्स जा सकते हो, जितना ज़्यादा लोगों से इंटरेक्ट कर सकते हो, जितना ज़्यादा अपने आप को खोल सकते हो, जितना ज़्यादा आप नेटवर्क बना सकते हो, ये चीज़ें आपको अल्टीमेटली बहुत हेल्प करेंगे। सो माई बेसिक सजेशन इज़ दैट फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे अपना ओरिएंटेशन आप इस तरह का लेकर के चलो कि आप ये मान के चलो कि पढ़ाई के अलावा आपको और भी चीज़ें करनी है ताकि आपका दिमाग खुल सके, क्योंकि ये चीज़ आपको अल्टीमेटली काम में आएगी। स्टार्ट शोइंग योर प्रेजेंस ऑनलाइन, क्योंकि ये चीज़ आपको अगर आज से 5 साल बाद 6 साल बाद आप कुछ भी कर रहे हो, लेकिन आपका जो ऑनलाइन प्रेजेंस होगा, जो लोग आपको फॉलो कर रहे हैं फ्रॉम द वेरी स्टार्ट, जो आपको जानते हैं, आप कुछ भी करते हो उस चीज़ में वो लोग सपोर्ट आपको करेंगे। आप पीजी करो ना करो, एटलीस्ट आपके पास एक सॉलिड बेस, एक स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड और एक आपके पास नेटवर्क ऐसा बना हुआ हो जो आपको अल्टीमेटली बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। एंड अगर आप मेडिकल फील्ड में कंटिन्यू करते हैं, मेडिकल फील्ड में अगर आप हो तो जितनी मेहनत कर सकते हो करो, जितना रिसर्च कर सकते हो करो, जितना पब्लिकेशन कर सकते हो करो, जितने लोगों से मिल सकते हो मिलो, और अल्टीमेटली पीजी के लिए जितना हार्डवर्क करके आप आगे बढ़ सकते हो बढ़ो। बिकॉज अगर आप मेडिकल फील्ड में हो और आप पीजी कर लेते हो तो इट विल, वो आपके लिए बहुत सारे रास्ते खोल देता है, अलग अलग डिफरेंट रास्ते खोल देता है। लेकिन अगर पीजी करने में आपको टाइम लग रहा है, अगर पीजी आपका एकदम से नहीं क्लियर होता है, तो भी मैंने जो चीज़ें बताई हैं अगर आप उनको फॉलो करते हो तो आपके पास एक इतना सॉलिड बैकग्राउंड होगा कि लोग आपका समझेंगे कि हाँ आप एक प्रॉपर डॉक्टर हो, एक अच्छे डॉक्टर हो, आपको जॉब मिलने में दिक्कत नहीं आएगी। और ये चीज़ आपको आफ्टर एमडी भी बहुत हेल्प करेगी, और अगर आप आगे सुपर स्पेशलिटी करते हैं तो भी हेल्प करेगी। सो जो मैंने सलाह दी है वो सिर्फ एक एमबीबीएस डिग्री के लिए नहीं है, वो आपके पूरे कैरियर का पाथवे मैंने बताया कि आगे आने वाले टाइम में आप किस तरह से अपने आप को इन होने वाले चेंजेस से प्रोटेक्ट कर सकते हो। क्योंकि देखो, चेंजेस हम रोक नहीं सकते, चेंजेस हो रहे थे, हो रहे हैं और होंगे ही होंगे। लेकिन अल्टीमेटली जो आप करते हो अपनी लाइफ के साथ, जो हार्डवर्क आप अगले 5-6 साल करोगे, वो डिफाइन करेगा कि एक्चुअली लाइफ में आप कहाँ पहुँच पाओगे। सो डोंट केयर अबाउट अदर्स, वरी अबाउट अदर्स, जस्ट फोकस ऑन योर ओन कैरियर, स्टार्ट बिल्डिंग इट फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे। और अगले 10 साल 15 साल में आपको समझ में आएगा कि जो आपने किया है आज से वो किस तरह से उस चीज़ को इफेक्ट कर रहा है। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ़ यू हैव एनी स्पेसिफिक डाउट यू कैन आस्क मी। मुझे पता है ये वीडियो बहुत लंबा हो गया, लेकिन ये कंटेंट यहाँ पर प्रॉपर दिया जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, क्योंकि बहुत सारे लोग बहुत बकवास कर रहे थे, ऐसे लोग जिनको पता भी नहीं है कि मेडिकल फील्ड होते क्या है। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ़ यू हैव एनी स्पेसिफिक डाउट either comment or you can join me on Telegram and we can communicate. Thank you.